कहते हैं आज के जमाने में अच्छाई के उसूलों की कोई कद्र नहीं है, पर जो ऐसा करते हैं वो मिसाल बन जाते हैं। बिल्कुल हमारी कैप्टन अमेरिका की तरह पुराने समय से आया हुआ एक सिपाही जो मॉडर्न वर्ल्ड में एक लेजेंड बना। कैप्टन अमेरिका सिर्फ और सिर्फ एक सुपर हीरो या एक मूवी कैरेक्टर नहीं है, बल्कि अब ये नाम एक इमोशन और बहुतों के लिए रोल मॉडल बन चुका है, जिसे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर क्रिस इवांस के पोर्ट्रेयल ने लेजेंडरी बना दिया और दुनिया भर के फैंस को अपने अंदर की अच्छाई को देखने का मौका दिया। और आज हम स्पेशल थैंक्स बोलना चाहेंगे अपने सब्सक्राइबर्स का, जिन्होंने हमें कई बार इस टॉपिक को कमेंट्स में सजेस्ट करके इस वीडियो को बनाने के लिए सजेस्ट किया था। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए इसी नोट पर जानते हैं 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द कैप्टन अमेरिका मूवी ट्रिलॉजी फैक्ट्स, वो भी भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ। क्यों? क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि कौन कौन से एक्टर्स लाइन में थे हमारे फेवरेट कैप्टन अमेरिका का रोल प्ले करने के लिए, कैसे दिखाया गया था पहली मूवी के अंदर स्किनी कैप्टन अमेरिका को, एंथनी मैकी को मार्वल के अंदर फैल्कन का रोल आखिर कैसे मिला और वो इस रोल को क्यों प्ले करना चाहते थे, और जानेंगे कि सिविल वॉर के बाद कौन सी बहुत बड़ी मूवी थी जिसे प्लान तो किया जा रहा था लेकिन कैंसिल कर दिया गया। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। 2011 की कैप्टन अमेरिका मूवी पहली लाइव एक्शन कैप्टन अमेरिका मूवी नहीं थी, बल्कि ये टेक्निकली कैप्टन अमेरिका की 5th लाइव एक्शन अटेम्प्ट थी, जहां पर इसकी सबसे पहली शुरुआत 1944 के कैप्टन अमेरिका सीरीज से हुई थी और इसके कई सालों बाद 1979 में कैप्टन अमेरिका की 2 टेलीविजन मूवीज को बैक टू बैक रिलीज किया गया और फाइनली 1990 में कैप्टन अमेरिका की एक थिएट्रिकल मूवी रिलीज की गई। लेकिन इन सब ने कैप्टन अमेरिका की पॉपुलैरिटी में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं किया और ये सारे के सारे अटेम्प्ट्स बहुत ही लो ग्रेड साबित हुए। आगे जाकर 1997 में ही मार्वल एक और अटेम्प्ट ट्राई करने वाला था, लेकिन वहीं पर सन 2000 में राइटर जो सिमंस, जिन्होंने कैप्टन अमेरिका के कैरेक्टर को बनाया था, उन्होंने इसके राइट्स को क्लेम करने के लिए कोर्ट में दावा किया, लेकिन ऑफ कोर्स मामला मार्वल के फेवर में गया। इसके बाद फिर मार्वल ने कैप्टन अमेरिका की मूवी पर काम करने के लिए वार्नर ब्रोस तक से बात की थी, लेकिन आगे 2005 में मार्वल ने फाइनली मार्वल स्टूडियोज की शुरुआत की और ऐसे में कैप्टन अमेरिका को अपने ही मूवी यूनिवर्स के अंदर बनाने का फैसला किया। क्रिस इवांस के कैप्टन अमेरिका के शानदार पोर्ट्रेयल, लुक्स और इस कैरेक्टर को लेकर पैशन ने कैप्टन अमेरिका के कैरेक्टर को मेमोरेबल बना दिया है और क्रिस इवांस के अलावा अब किसी को कैप्टन अमेरिका स्टीव रॉजर्स के रूप में इमेजिन करना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन बहुत सारे ऐसे एक्टर्स थे जो अगर कास्ट किए जाते तो हमें कैप्टन अमेरिका किसी और ही रूप में दिखते। एग्जाम्पल के रूप में कैप्टन अमेरिका के लिए चैनिंग टेटम, जेंसन एक्लेस, रायन फिलिप, जॉन क्रसेंस्की, सैम वर्थिंगटन और विल स्मिथ को भी इस रोल के लिए कंसीडर किया जा रहा था। इनके अलावा यहाँ पर सेबेस्टियन स्टैन ने भी कैप्टन अमेरिका के रोल के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन इवेंचुअली उन्हें ये रोल नहीं मिल पाया। इसके बजाय उन्हें बकी बार्न्स के रोल के लिए कास्ट किया गया। वहीं पर फिल्म मेकर्स स्टीव रॉजर्स के रोल के लिए क्रिस एवंस को बहुत ज्यादा परफेक्ट मान रहे थे, लेकिन बार बार उनके अप्रोच करने के बावजूद भी यहाँ पर क्रिस एवंस ने इस रोल को 3 बार रिजेक्ट किया और वो बेसिकली इस रोल को प्ले करने के आउटकम से काफी ज्यादा चिंता में थे, जहाँ वो मानते थे कि उनकी पर्सनल लाइफ बहुत ज्यादा इफेक्ट होगी। लेकिन फाइनली यहाँ पर रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने उन्हें मना ही लिया और क्रिस एवंस को बिना ऑडिशन के ही कास्ट कर लिया गया। अब जैसा कि कैप्टन अमेरिका की मूवी वर्ल्ड वॉर के दौरान सेट थी, एक्टर्स को इस मूवी के लिए एक अलग ही लेवल की तैयारी करनी पड़ी। एग्जाम्पल के रूप में सेबेस्टियन स्टैन ने अपने कैरेक्टर बकी बार्न्स के लिए कई सारी वर्ल्ड वॉर 2 मूवीज और डॉक्यूमेंट्रीज भी देखी। वहीं पर हेली एटवेल ने अपनी कैरेक्टर पैगी कार्टर को जिंजर रॉजर्स पर मॉडल किया था और फाइनली इस मूवी के अंदर रेड स्कल के रूप में दिखे ह्यूगो वीविंग ने रेड स्कल के एक्सेंट को फिल्म मेकर वर्नर हर्जॉग और ऑस्ट्रियन एक्टर क्लाउस मारिया ब्रेंड्योर के एक्सेंट पर मॉडल किया था। कैप्टन अमेरिका की ट्रस्टी शील्ड, जो थ्रू आउट द एमसीयू कैप्टन अमेरिका के ऑफेंस और डिफेंस में काम आई है, एक्चुअली बिहाइंड द सीन इसके 4 वर्जन्स को बनाया गया था, जिनमें एक था रबर से बना हुआ शील्ड, जिससे मूवीज के अंदर कैप्टन अमेरिका दूसरों को पीटते हुए नजर आते हैं। वहीं पर इसके अलावा फाइबर ग्लास और मेटल से 2 और शील्ड्स भी बनाए गए थे, जिन्हें कैप्टन अमेरिका की सूट के पीछे लगे हुए मैग्नेटिक लैच से अटैच करके जोड़ा जा सकता था। वहीं पर लास्ट था CGI कैप्टन अमेरिका शील्ड, क्योंकि जिन भी सीन्स में कैप्टन अमेरिका को शील्ड से अलग अलग प्रकार के स्टंट्स और एक्रोबैटिक्स करते हुए दिखाया गया है, इन्हें ऊपर से CGI से जोड़ा गया था। अब आप में से तो बहुत सारे लोग ये बात जानते ही होंगे
कि कैप्टन अमेरिका की शील्ड बेसिकली वकांडा के वाइब्रेनियम से बनी है, लेकिन आप में से बहुत कम लोग को ये बात मालूम होगी कि कॉमिक बुक के अंदर इसमें कुछ हिस्सा एडमेंटियम भी मिलाया गया है, जिससे बेसिकली वुल्वरिन के क्लॉज भी बने हैं। लेकिन यहाँ पर एडमेंटियम को यूज करने के राइट्स पूरी तरह से फॉक्स के पास हैं, जिसके कारण यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेनियम का ही जिक्र है। अब बात यहाँ पर जब वुल्वरिन की चली रही है तो हमें यहाँ पर उसका और एक्समेन का भी एक बहुत बड़ा हिंट दिया जाने वाला था, क्योंकि यहाँ पर इस मूवी के डेवलपमेंट के दौरान ये प्लान किया गया था कि कैप्टन अमेरिका की आर्मी में हमें वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान लड़ते हुए जेम्स हॉलवेट यानी लोगन को भी दिखाया जाता। साथ ही साथ यहाँ पर इंटर्नमेंट कैंप के अंदर हमें मैग्नीटो यानी एरिक लैंशर को भी दिखाया जाता, लेकिन ऑफ कोर्स इन कैरेक्टर्स को यूज करने के राइट्स पूरी तरह से 20th सेंचुरी फॉक्स के पास थे, जिसके कारण ये चीज पॉसिबल हो ही नहीं पाया। कैप्टन अमेरिका की पहली मूवी के अंदर हमें स्किनी स्टीव रॉजर्स के सीन्स ने बहुत ज्यादा हैरान किया। वेल ये सीन्स जितना ही देखने में अमेजिंग थे, उतना ही इन्हें फिल्म और शूट करना बहुत ज्यादा मुश्किल था, और इस कमाल को करके दिखाया है अमेरिका की लॉस एंजलिस की वीएफएक्स कंपनी लोला डिजिटल ने, जिन्होंने इस प्रोसेस का नाम डिजिटल प्लास्टिक सर्जरी दिया था, जहाँ पर वैसे तो क्रिस एवंस के कई सारे शॉट्स को डिजिटली श्रिंक किया गया था, लेकिन हर बार बात इससे भी नहीं बनती थी, और यहाँ पर एक ही सीन को 4 बार शूट करना पड़ता था, जिसमें पहले एक नॉर्मल सीन होता था जिसमें क्रिस एवंस बाकी के एक्टर्स के साथ शूट किया करते थे। दूसरी ओर बाद में यही सीन्स क्रिस एवंस ग्रीन स्क्रीन के सामने अकेले परफॉर्म किया करते थे। तीसरा एक सीन हुआ करता था जिसमें सिर्फ और सिर्फ बाकी के एक्टर्स बिना क्रिस एवंस के अपनी परफॉर्मेंस दिया करते थे। और फाइनली मूवी के अंदर स्किनी स्टीव की बॉडी को दिखाने के लिए यहाँ पर इंग्लिश एक्टर लिएंडर डेनी की स्किनी स्टीव रॉजर्स की परफॉर्मेंस पर क्रिस एवंस के फेस को सुपर इम्पोज किया जाता था। एंथनी मैकी, जिन्होंने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर सैम विल्सन / फैल्कन और अब कैप्टन अमेरिका के रूप में नजर आ रहे हैं, उनकी शुरुआत एमसीयू के अंदर कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर से हुई, जहां पर उन्होंने मार्वल स्टूडियोज को कई सारी ईमेल्स लिखे थे, और यहाँ पर स्पेसिफिकली मार्वल के चीफ केविन फाइगी की उन पर नजर पड़ी और उन्हें फैल्कन का रोल ऑफर किया गया। वेल उनके इस कैरेक्टर को लेकर इतने बड़े पैशन का सबसे बड़ा कारण था कि वो अफ्रीकन अमेरिकन सोसाइटी को आयरन मैन के रोडी के अलावा एक पावरफुल अमेरिकन ब्लैक सुपर हीरो देना चाहते थे, जिसे हर कोई एडमायर करे और इंस्पायर हो पाए। और आज की सच्चाई हम सबको मालूम है, सैम विल्सन ही था जिसने कैप्टन अमेरिका की लेगेसी को आगे बढ़ाया है। दूसरी मूवी के अंदर कैप्टन अमेरिका का सूट बेसिकली कैप्टन अमेरिका के कॉमिक बुक के डायरेक्टर ऑफ शील्ड कॉस्ट्यूम से इंस्पायर्ड था। वहीं पर इस मूवी के अंदर सैम विल्सन को अपनी ओरिजिनल आउटफिट में नहीं दिखाया गया था, और यहाँ पर बेसिकली सैम विल्सन को अल्टीमेट यूनिवर्स के सैम विल्सन पर मॉडल किया गया था। लेकिन यहाँ पर एंथनी मैकी बेसिकली अपने कैरेक्टर के लिए एक स्पेशल सूट भी चाहते थे। इसके अलावा कॉमिक बुक के अंदर फैल्कन का अपना एक पेट ईगल भी होता है, लेकिन यहाँ पर उसे एक रोबोट ड्रोन से रिप्लेस किया गया है। कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर बेसिकली एक बहुत ही बेयर बोन मूवी साबित हुई, जहां पर कम से कम विजुअल इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया गया है। यही कारण है कि इस मूवी के अंदर फिजिकल परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया गया था, और यहाँ पर इस बार क्रिस एवंस को काफी अच्छी खासी कड़ी ट्रेनिंग लेनी पड़ी थी, जहाँ पर उन्होंने पार्कोर, ब्राजीलियन जिजित्सु, कराटे और बॉक्सिंग में ट्रेनिंग ली। वहीं पर सेबेस्टियन स्टैन ने अपने रोल द विंटर सोल्जर के लिए 5 महीने की कड़ी फिजिकल ट्रेनिंग और रशियन स्पाइस और केजीबी के कई सारे हिस्टोरिकल फैक्ट्स और स्टोरीज को रिसर्च किया, जिसने उन्हें बकी बार्न्स / विंटर सोल्जर को प्ले करने में बहुत ज्यादा हेल्प की। आज हम मार्वल फैंस एंथनी और जो रूसो का नाम बिल्कुल नहीं भूल सकते, भूलेंगे भी कैसे। इन्होंने हमें कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर्स एंड गेम जैसी बेहतरीन मार्वल की मूवीज दी हैं, लेकिन इनकी शुरुआत कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर से ही हुई थी, जहां पर केविन फाइगी ने कम्युनिटी सीरीज में इनके काम को देखकर ये जिम्मेदारी सौंपी थी, जहां पर स्पेसिफिकली केविन फाइगी को सीजन 2 का एपिसोड 23 और 24 बहुत पसंद आया था। कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी के अंदर स्टीव रॉजर्स जिस हेलीकॉप्टर को अपनी बेयर हैंड से पकड़ता है, उस शॉट में भले ही असल हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल नहीं किया गया था, पर इस सीन के दौरान जिस अपैरेटस को बिहाइंड द सीन इस्तेमाल किया जा रहा था, उसमें भी क्रिस इवांस की कम ताकत नहीं लगी थी। यही कारण है कि इस सीन के अंदर उनके आर्म्स को फ्लैक्स दिखाया जा पाया, और यही चीज उनके आर्म के इंजरी का कारण भी बनी थी, जिसने उनके आर्म मसल्स पर बहुत ज्यादा स्ट्रेन डाला था।
कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर ही थी जिसने स्पाइडरमैन को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर पहली बार इंट्रोड्यूस किया। लेकिन यहाँ पर ये चीज इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि इनिशियली जब मार्वल स्टूडियोज ने स्पाइडरमैन को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ऐड करने के लिए सोनी को अप्रोच किया था तो उन्होंने सीधा मना कर दिया था। लेकिन फाइनली द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 की परफॉर्मेंस देखने के बाद उन्हें इस हार्श रियलिटी को अपनाना ही पड़ा और स्पाइडरमैन को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में यूज करने की इजाजत मिल गई, जहां पर इस कैरेक्टर के लिए टॉम हॉलैंड ने रॉबर्ट डाउनी जूनियर और क्रिस एवंस के साथ मिलकर इसका ऑडिशन दिया था। कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में सिर्फ और सिर्फ स्पाइडरमैन को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, बल्कि यहाँ पर ब्लैक पैंथर तचाला को भी इंट्रोड्यूस किया गया, जो इनिशियली पहले एक कैमियो होने वाला था। और यहाँ पर किंग तचाला हमें ब्लैक पैंथर के अपनी सूट में नहीं दिखने वाला था। लेकिन जैसा कि सोनी का मार्वल के साथ एक बहुत ही अनसर्टेन डील चल रहा था, यहाँ पर जानबूझ के ब्लैक पैंथर की स्टोरी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया गया और ब्लैक पैंथर को अपनी सूट में दिखाया गया। सिविल वॉर के क्रॉसओवर के बाद हम यहाँ पर एक और बहुत बड़ा एवेंजर लेवल क्रॉसओवर दिखने वाला था, क्योंकि प्लान किया गया था कि सिविल वॉर के बाद एक सीक्रेट इन्वेजन मूवी को लाने का, जहां पर स्क्रल्स के इन्वेजन का रेवलेशन होता, जो बेसिकली ह्यूमन सोसाइटी को अंदर से इन्फिल्ट्रेट कर रहे थे। और इन्हीं का बहुत बड़ा हाथ सिविल वॉर मूवी के अंदर भी था। लेकिन बस यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि मार्वल स्टूडियोज को ये बात मालूम थी कि स्क्रल्स के राइट 20th सेंचुरी फॉक्स के पास हैं, क्योंकि ये फैंटास्टिक फोर के एनिमीज हैं। लेकिन बाद में मार्वल स्टूडियोज की बात पता चली कि 20th सेंचुरी फॉक्स के पास सिर्फ और सिर्फ कुछ ही मेन स्क्रल्स के राइट मौजूद हैं और वो भी स्क्रल्स का पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। यही कारण है कि सीक्रेट इन्वेजन मूवी तो कैंसिल हो गई, लेकिन स्क्रल्स को कैप्टन मार्वल मूवी में यूज किया गया। खैर, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर हमें सीक्रेट इन्वेजन जल्द ही डिज्नी प्लस एक्सक्लूसिव सीक्रेट इन्वेजन टीवी सीरीज में देखने को मिलेगा। अब चलिए बात करते हैं कैप्टन अमेरिका के कुछ क्रिटिकल और फाइनेंशियल अचीवमेंट्स के बारे में, जहां पर अगर सबसे पहले बात करें कैप्टन अमेरिका 1 की, तो यहाँ पर इसने $176 मिलियन के बजट पर टोटल $370 मिलियन वर्ल्ड वाइड कमाए थे, जो एक हिसाब से ठीक ठाक तो था। लेकिन इसकी सेकंड मूवी बहुत सक्सेसफुल साबित हुई, जिसने 170 से लेकर $177 मिलियन के बजट पर $714 मिलियन वर्ल्ड वाइड कमाए और ये 2014 की 5वीं सबसे ज्यादा कमाने वाली मूवी साबित हुई। और तीसरी मूवी ने तो सुपर्ब रिकॉर्ड सेट किया, जहां पर इसने $250 मिलियन के बजट पर वर्ल्ड वाइड $1.1 बिलियन कमाए। वहीं पर अगर अवार्ड्स की बात करें तो यहाँ पर इस ट्रिलॉजी को कोई खास अवार्ड या कोई अवार्ड नॉमिनेशन हासिल नहीं हुई। लेकिन ऑफ कोर्स मार्वल फैंस इन मूवीज की असली वैल्यू जानते हैं और फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के आने के बाद कैप्टन अमेरिका की लेगेसी आगे बढ़ रही है, जहां पर कैप्टन अमेरिका की चौथी मूवी यानी कैप्टन अमेरिका 4 भी रिलीज की जाएगी, जिसमें एंथनी मैकी का सैम विल्सन कैप्टन अमेरिका का मेंटल संभालते हुए दिखेगा। तो गाइज, ये थे 15 अमेजिंग माइंड ब्लोइंग और ऑसम द कैप्टन अमेरिका मूवी ट्रिलॉजी फैक्ट्स। मेरे हिसाब से स्टीव रॉजर्स कैप्टन अमेरिका का हमें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर एक बहुत ही सेटिस्फाइंग एंड देखने को मिला है। एंड ऑफ कोर्स अब सैम विल्सन की जिम्मेदारी है कैप्टन अमेरिका की जिम्मेदारी उठाने की, जिसे हम कैप्टन अमेरिका 4 में जरूर देखेंगे। साथ ही साथ मैं इस मूवी में ओल्ड स्टीव रॉजर्स को भी देखना चाहूंगा और मैं जानना चाहूंगा कि वो असल में कहां पर छुपे हुए हैं। एनीवे, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ अगर आपको भी इस मूवी ट्रिलॉजी के बारे में कोई और फैक्ट मालूम है तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके अलावा हमारी आने वाली ऐसी ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस के भी एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।